तो ये नाम आप लिख दें तो आपका पता लग जाएगा। ओके जी, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, if the opposed piston diesel engine, in the opposed piston diesel engine the combustion chamber is located, तो कहाँ पे होता है जी? जतिन गुप्ता जी नमस्कार जी, नमस्कार। जल्दी से इसका रिप्लाई करें जी, टाइम वेस्ट ना करें। 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, जल्दी से। तो सबसे पहले किसका रिप्लाई आ रहा है? सबसे पहले किसका रिप्लाई आ रहा है जी? पंकज कुमार रजक। पंकज कुमार रजक का आया रिप्लाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका अपोज पिस्टन है यार, अपोज्ड। इसका ये ध्यान रखना, अपोज्ड है, ये अपोज्ड है। ये सुना नहीं हुआ मुझे लगता है आपने क्वेश्चन, क्या मुझे लगता है ये आपने सुना नहीं हुआ क्वेश्चन। तो अपोज जब होता है तो हमारे पास उसमें क्या होता है कि पिस्टन के बीच में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कंबस्टन चैम्बर होता है। तो इसका राइट आंसर इज सी। तो सी किसका राइट आंसर है जी? हमारे पास लक्ष्य त्यागी जी का राइट आंसर है। लक्ष्य त्यागी जी का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेन फ्रॉम इंजन इंडिकेटर इंडिकेट्स द, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर MEF हमारे पास लिखा होता है MEP, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ये क्या इंडिकेट करता है? मैक्सिमम प्रेशर डेवलप, मिनिमम प्रेशर, इंस्टेंटेनियस प्रेशर या एवरेज प्रेशर। तो हमारे पास क्या होगा? तो ये 2.A, 2.B, 2.C, 2.D क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से क्विक राइट आंसर दें बच्चे, राइट आंसर दें। आज थोड़ा स्लो है प्रोसेस, क्या मेरे पास आपके कमेंट जल्दी नहीं आ रहे हैं? स्पीड अप करें, स्पीड अप, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अनिल ठाकुर जी सी कह रहे हैं और पंकज कुमार रजक डी कह रहे हैं। तो किसका राइट आंसर है? सिर्फ एक मैं 5 सेकेंड आपके पास है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ग्रेट जी। इसका राइट आंसर हमारे पास है कि एवरेज प्रेशर होता है बच्चे। एवरेज प्रेशर होता है कि वो एवरेज प्रेशर शो करेगा हमारे पास, मीन इफेक्टिव प्रेशर शो करेगा। तो हमारे पास वो एवरेज मीन इफेक्टिव देगा, मीन। तो मीन का मतलब ये होता है हमारे पास, मीन का मतलब ही यही होगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हार्दिक जी स्वागत है हार्दिक, थैंक यू। लोकोमोटिव बॉयलर इज द फॉलोइंग टाइप। तो लोकोमोटिव बॉयलर होता है ये जी, मल्टी ट्यूबुलर होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, इंटरनली फायर्ड होता है, या ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी, थर्ड डी। हार्दिक ग्रेट, थैंक यू यार, थैंक यू। आपके ठीक है, आपकी थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट की सारी वीडियो यार बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप सबके किसी के काम आ रहा हूं मैं, बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। तो इसका राइट आंसर इज डी बच्चे, डी। पंकज कुमार रजक, ये नहीं है, ए नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। लोकोमोटिव बॉयलर जो होता है हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो लोकोमोटिव बॉयलर में क्या है कि ट्यूब्स भी ज्यादा होती हैं, वो हॉरिजॉन्टली भी होता है, इंटरनली फायर्ड भी होता है, तो सब कुछ उसके अंदर होता है। तो हम अगर देखें कि किस तरह से है, तो हमारे पास ये इस तरह से इसकी डायग्राम हमारे पास दिख जाती है। तो हमारे पास इस तरह की डायग्राम होगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास देखिए मल्टी ट्यूबुलर है, इंटरनली फायर्ड है और हॉरिजॉन्टल है। तो तीनों काम एक साथ हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑल ऑफ द ऑप्शन हमारे पास सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखें जी, द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट वेरी लो प्रेशर 5 to 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर when throttle to atmosphere will become। तो हमारे पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, लो प्रेशर पे है, अगर उसकी थ्रॉटलिंग की जाए तो क्या होगा? वो वेट बन जाएगी, वो सुपर हीटेड बन जाएगी, रिमेन ड्राई सैचुरेटेड, या ड्राई बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर बताइए जी। लक्ष्य त्यागी सही है आपका, ये ओल्ड ट्रेन में होता था, पुराने ट्रेन में हमारे पास इंजन में होता था। ठीक है, तो ये मेरी नेटवर्क की प्रॉब्लम है या आपकी? पंकज, अगर आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम जी। रोहित कुमार कौंडल ने सबसे पहले आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? निधान सिंह जी ने जवाब दिया। जल्दी यार, कोई क्या हो गया? स्लो नहीं होना चाहिए, आपके रिप्लाई जल्दी से जल्दी आने चाहिए। अभी देखो 30 स्टूडेंट है, तो 30 रिप्लाई कैसे जल्दी आने चाहिए ना।
तो हमारे पास क्या होगा, जब हम थ्रॉटलिंग करेंगे तो वहां से जब निकलेगा तो वो सुपर हीटेड बन जाएगा, सुपर हीटेड बन जाएगा। तो सुपर हीटेड इज द राइट आंसर। आप सबने सही सही जवाब दिया, सही। ओके, सब्लिमेशन रीजन इज द रीजन वेयर, तो सब्लिमेशन रीजन किसे कहते हैं? पहली बात तो सब्लिमेशन पता होना चाहिए आपको, सब्लिमेशन क्या होता है और ये रीजन कौन सा होता है। तो हमारे पास ये इसका राइट आंसर क्या होगा? Solid and vapor phases are in equilibrium. Solid and liquid phases are in equilibrium. Liquid and vapor phases are in equilibrium. या solid, liquid and vapor phases are in equilibrium. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सब्लिमेशन। पहले तो आपको सब्लिमेशन पता होना चाहिए, सब्लिमेशन पता है तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा इजी से। तो ऋतिक फोर्थ पे क्वेश्चन पे रुके होंगे यार, और गौरव दुबे आप फोर्थ पे रुके हो। थोड़ा सा आगे कर लो वीडियो को, मुझे लगता है आप शायद पीछे चल रहे हो, तो आप थोड़ा सा आगे कर लो, आगे करके वीडियो स्टार्टिंग से जो मेरे बराबर तक आ जाओ। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? मयंक गुप्ता जी, मयंक गुप्ता जी आपको पता नहीं है सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो होता है कि हमने सॉलिड से सीधा हमारे पास वेपर फेज बनता है, हमारे पास लिक्विड फेज नहीं आता है, सॉलिड से सीधा हम वेपर बना देते हैं, तो सॉलिड और वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम। मुझे लगता था आज सबसे इजी क्वेश्चन लेके आया हूं यार मैं, और प्रदीप कुमार आप गलत आंसर दे रहे हो। प्रदीप, जतिन गुप्ता, आप जो डेली क्लासेस लगाते हो सारे गलत रिप्लाई क्यों कर रहे हो? मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे कि सर को आज थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट कर दूं कि हमें नहीं कुछ आता। तो ये सबसे इजी वाले क्वेश्चन लेके आऊं बेटा। सब्लिमेशन क्या होता है हमारे पास? सब्लिमेशन तो एक और रिप्लाई आप साथ साथ दे भी देना। एक दिन सब्लिमेशन का पहले भी आप हमारे साथ डिस्कस हुआ हो रहा है। तो उसमें सब्लिमेशन में हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास सब्लिमेशन में देखो यहाँ पे हम एक पेन यूज कर लेते हैं और ये सॉलिड से डायरेक्ट हमारे पास वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो वो क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास ड्राई आइस जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके केस में हम देखते हैं तो उस केस में क्या होता है, सॉलिड से सीधा वेपर में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड और वेपर जब एग्जिस्ट करते हैं तो उसको सब्लिमेशन रीजन बोल देते हैं, उसको सब्लिमेशन बोल देते हैं। तो आप प्लीज इस चीजों को पढ़ो यार, रिप्लाई गलत मत करा करो, गलत मत किया करा करो, गलत नहीं करना। The vertical component of pressure force on a submerged curved surface is equal to, अगर कहता है कि मेरे पास कोई curved surface है, उसके ऊपर पानी है, तो उसका vertical component किस तरह का होगा? तो A, B, C, D आपके पास ऑप्शन है। A is the option क्या है? Weight of liquid vertically above the curved surface and extended up to the free surface. Second है the force on the vertical projection of the curved surface, और थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एट सेंट्रॉइड एंड सरफेस एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शर्मा त्रिके जी, राम राम जी। जी, एब्लिमेशन सही है, सही है। लक्ष्य त्यागी एब्लिमेशन, ये सही है आपका। तो ये क्या होगा हमारे पास? और बेटा देख, सीधी से बात बताता हूं, आप में से जिसने, अब ये मत सोचना कि सर अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, अपने व्यूज बढ़ेंगे, ऐसा देखो यार, ऐसा मत सोचना। लेकिन सच में बताऊं, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं और सीधा एमसीक्यू कर रहे हो तो बेवकूफी कर रहे हो। आप बेवकूफी कर रहे हो कि एमसीक्यू पे टाइम मत दो, आप पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आपको देखो, सिर्फ मुझे लगता है किसका राइट आंसर है, सुनील चौधरी जी ने राइट आंसर दिया है और सिर्फ जतिन गुप्ता जी ने, बाकियों का राइट आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसका आपको मतलब ही नहीं पता, मुझे लगता है आपको इसका मतलब ही नहीं पता हो क्या रहा है। कि हमारे पास इस तरह से है, यहाँ पे बता देता हूं मैं, कि अगर मान लो कोई मेरे पास कर्व्ड सरफेस है, कि हमारे पास इस तरह से जार है पानी का और इस तरह से कर्व्ड है, तो हमारे पास कोई भी टैंक होता है ना, ऐसे गोल होता है, तो इस तरह से टैंक है, कोई गोल है, तो इसमें जब पानी डालेंगे तो हमारा ये कर्व्ड सरफेस है ना, इस कर्व्ड सरफेस पे इसके ऊपर दो कंपोनेंट बनेंगे, हमारे दो कंपोनेंट बनेंगे, पानी के फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा मेरा इस तरफ और एक बनेगा इस तरफ। तो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, इसके ऊपर जितना पानी है और वो फ्री सरफेस तक कितना है, उस ये फ्री सरफेस, यहाँ फ्री सरफेस है, मान लो यहाँ तक फ्री सरफेस है, तो यहाँ तक की जो हाइट होगी वो हमारे पास कंपोनेंट होगा। तो हमारे पास A is the right answer, weight of liquid vertically above the curved surface and extended up on the free surface. तो A is the right answer बच्चे, ठीक है। तो हाँ जी, तो इस चीज को समझो। मेरी जितनी वीडियोस हैं, देखो मैं फिर से कहता हूं, मैंने अब बहुत ज्यादा मैं इस पे काम कर रहा हूं कि प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से बना रहा हूं।
स्टार्टिंग से शुरू करके बैठ जाओ, ईयरफोन लगाओ, लगातार देखो। सिर्फ मुझे लगता है 3-4 दिन में आपका सिलेबस खत्म करवा दूंगा मैं। लगातार बैठ जाए करो। आगे देखो जी, ड्यूरिंग द फ्लो द सेपरेशन अकर्स व्हेन। तो फ्लो जब होता है तो सेपरेशन कब होगा? सेपरेशन, बाउंड्री लेयर थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी है तो बाउंड्री लेयर थ्योरी का भी ये देखिए, एसएससी जेई का लेवल भी थोड़ा इंक्रीज है। ये मत सोचना कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? सेपरेशन कब होगा? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रीच्ड, बाउंड्री लेयर कम्स टू रेस्ट, या क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल इज रिड्यूस्ड, द प्रेशर रीचेज अ मिनिमम। ठीक है, 9:30 क्लास होती है जी डेली, 9:30 क्लास होती है। हाँ, ये 9:30 शुरू करता हूँ मैं क्लास, डेली शुरू करता हूँ। तो मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ बच्चे आपके साथ और लाइव आने की, लेकिन अभी मेरा समझ नहीं आ रहा किस तरह से आपके साथ मैंने लाइव में जुड़ना है, कि लाइव में पूरा मैकेनिकल कराना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। ग्रेट, शुक्र है। अब जाके 7th क्वेश्चन में जाके अब मजा आया कि सबने राइट आंसर देना शुरू किया। 7th, जब बाउंड्री लेयर रेस्ट पे आती है तो तब सेपरेशन वहां पे आकर होता है, वहां पे आता है। आगे जी, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी से चाहूंगा कि आप सारे के सारे रिप्लाई कर दें। इन ब्लास्ट फर्नेस डैश इज यूज्ड एज फ्यूल। तो ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा फ्यूल यूज किया था? प्रोड्यूसर गैस, कोल, कोक या डीजल? जी जल्दी। सैंडी जी क्या पूछ रहे हैं? सैंडी जी सर हिंदी नहीं है बच्चे, प्लीज। मैं नहीं करवा सकता, सॉरी बच्चे, हिंदी नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर मैं इस तरह से लिखूंगा कि फर्नेस को हिंदी में लिखूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कोल कौन कह रहा है? रोशन पाटिल कोल नहीं होता है। कोल हम नहीं। मयंक गुप्ता जी ग्रेट, शाबाश। गलत करो और क्वेश्चन गलत करो। आज बड़ा मजा आ रहा है आपको गलत करने में। कोक इज द राइट आंसर। कोक यूज करते हैं बच्चे, कोल नहीं, ये हम कोक यूज करते हैं। कोक कब हमारे पास आता है? जब हम 48 घंटे के लिए जब कोल को गर्म करते हैं और विदाउट एयर हम गर्म करते हैं, तब हमारे पास कोक बनता है, और कोक ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए जी, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ डैश एलडी कन्वर्टर यूज्ड। तो एलडी कन्वर्टर किस लिए यूज किया जाता है? स्टील बनाने के लिए, पॉलीथीन बनाने के लिए, ग्रेफाइट बनाने के लिए, कास्ट आयरन बनाने के लिए। HURL का एग्जाम है किसी का? बता दो जी, कि गौरव जी पूछ रहे हैं HURL का एग्जाम है। अगर होगा तो इसमें क्या है यार, आप अपने मैकेनिकल के टॉपिक्स क्लियर करो बच्चे, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो भाग्यश्री डी कह रहे हैं और प्रदीप ए कह रहे हैं और सी ग्रेफाइट कह। यार बड़ी जबरदस्त बुरा हाल है यार, आज तो जबरदस्त बुरा हाल है आपका। आज मजा नहीं आ रहा, रिप्लाई अच्छे से नहीं आ रहे हैं आपके। तो एलडी कन्वर्टर नहीं सुना? एलडी कन्वर्टर किस लिए यूज होता है? हमारे पास स्टील बनाने के लिए यूज होता है बच्चे। एलडी कन्वर्टर आप देखोगे जब हमारे पास स्टील बनता है तो उसमें हमारे पास जो यूज होता है एलडी कन्वर्टर यूज होता है। तो ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया राइट आंसर, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट, बेबिड मेटल इज डैश बेस अलॉय। तो किसका बेस अलॉय है? टिन, कॉपर, लेड या टंगस्टन? तो हमारे पास बेस मेटल कौन सा होता है इसमें? बेबिड जो क्या हमारे पास बेरिंग बनाने के लिए काम होता है, वो बेरिंग। ठीक है, वो बेरिंग जो है हमारा, उसके लिए एक्सप्लेन किसको एक्सप्लेन करना है? कौन सी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है? स्टील। यार बच्चे एलडी कन्वर्टर वाला पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं करवा पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, रोशन पाटिल वेलकम जी, वेलकम। तो इसका हमारे पास क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर बेबिड मेटल जो है उसका बेस मेटल टिन होता है बच्चे। टिन बेस मेटल होता है जो मोस्टली जो यूज होता है। देखिए हमारे पास अलग बेस मेटल वाला आता है, तो लेड वाला, लेकिन टिन वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। और वो यूज कैसे होता है? बेरिंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा बेबिड मेटल यूज होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए जी, हाउ इज द rate of burning of fuel controlled in the compression ignition engine? क्विक रिप्लाई करें इसका। कंट्रोलिंग द डिजाइन ऑफ सिलेंडर, रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ एयर इनटू द कार्बोरेटर, कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन। ABCD। तो हमने गोविंद गिरी जी, हमने राइट आंसर जब भी देना है तो हमने कैसे लिखना है? और इतने नहीं, गोविंद गिरी प्लीज इतने रिप्लाई मत करें। सी मतलब सी, इट विल नॉट चेंज कि आप बार बार सी लिखोगे तो सी का डी बन जाएगा। डी नहीं बनेगा तो एक बार सी लिख दो बस, सी। बट देवराज जी वेलकम बच्चे। तो हमारे पास 11A, 11B, 11C इस तरह से लिखना है आपने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर। तो हमारे पास बी कह रहे हैं और अमित पाल डी कह रहे हैं। और नहीं यार, कार्बोरेटर। अब ये जो सी कह रहा है ना बच्चे, वो तो अभी के अभी थप्पड़ मार लो अपने। अभी के अभी क्या बोल रहे हैं इसमें, कंप्रेशन इग्निशन की बात कर रहा है और आप कार्बोरेटर कहां से आ जाएगा अब उसमें। ठीक है, तो हमारे पास सीआई इंजन है, कार्बोरेटर की तो बात ही नहीं हो सकती। तो हमारे पास रेट ऑफ इंजेक्शन, तो हमारे पास क्या होता है, इंजेक्टर होता है, उसके अंदर इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर इंजेक्ट करता है फ्यूल को, तो उसको रेट को कंट्रोल कर सकते हो आप, उसको रेट को कंट्रोल कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जिसने मेरी वीडियोस देख रखी है थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्विक रिप्लाई कर देगा, वो क्विक रिप्लाई कर देगा और इसको बता देगा। हाँ जी, बहुत दिनों बाद आज आया, आज देखने के लिए सर। देवराज जी, आई होप कि आपके घर में सब ठीक है, और प्लीज आप सही रहें, सारा कुछ ठीक हो आपके घर में। ठीक है, तो इसका इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, ग्रेट 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 ग्रेट। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर दिया है, बाकी सबने सही आंसर दिया है। क्वासी का मतलब क्या है, जैसा, इसके जैसा, स्टैटिक रुका होगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि आपको जो मम्मा बोलती है ना, बेटा ये काम कर रहा, आप थोड़ा सा हिलते हो ना, थोड़ा सा हिलते हो, तो मम्मा कहती चला जा अब, हिल ले अब, तो वो क्या कहते हैं, आप कहते हिल तो रहा हूं, जा तो रहा हूं, वो कहते कहां जा रहा है, उसके हिसाब से, मम्मा के हिसाब से तो रुका हुआ है, चल भी रहा क्योंकि मोबाइल में ध्यान है। ठीक है, क्वासी स्टैटिक है, रुके जैसा लग रहा है, मम्मा को लग रहा है कि ये नहीं हिलेगा, ये रुका हुआ है, यहीं पे रुका है, क्वासी स्टैटिक है ये। ठीक है, ये नहीं हिल रहा, लेकिन अपने हिसाब से तो हम हिल रहे हैं, अपने हिसाब से तो हिल रहे हैं, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। तो क्वासी स्टैटिक होता है, लगता है कि वो रुका हुआ है लेकिन रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है। तो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, Which of the following statement is true for sudden loading? Sudden loading के लिए कौन सी हमारे पास इसमें से true है statement? Stress induced in sudden loading is double that of normal loading. Stress induced in sudden loading is same as that of normal loading. Stress induced in sudden loading is half that of normal loading. None of these. So which one is correct answer? 13.A, 13.B, 13.C. तो हमारे पास प्रबल जी ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है, प्रबल जी ने जी। तो इसका इजी सा, क्या बात है, एक दो बच्चे तो आ जाते हैं गलत करने के लिए। रोहित कुमार कौंडल, किस तरह से आप सोच रहे हैं कि सेम वैसे वैसा होगा, आप सीधे से बात बताता हूँ, आपके सिर के ऊपर मैं आराम से एक ना बुक रखता हूँ, एक बुक रखता हूँ, फिर दूसरी रखता हूँ, फिर तीसरी रखता हूँ, धीरे धीरे रखता हूँ, है ना, धीरे धीरे रखूंगा तो आपके सिर पे जोर नहीं लगेगा, लेकिन वही चार बुक उठा के जोर से फेंकूंगा तो पता लग जाएगा। क्या सर, क्या कर रहे हो सर, डबल जोर लग गया, जोर जोर से लगा, कितनी जोर से लगा, डबल लग गया सर, जितना आप पहले जोर लग रहा था उससे ज्यादा डबल लग गया, तो डबल होगा हमारे पास, नॉर्मल लोडिंग से डबल स्ट्रेस होगा उसमें। ठीक है, चार बुक आराम से रखो और चार बुक उठा के जोर से मारो, पता लग जाएगा क्या चेंजेस है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए जी, देयर इज डैश फॉर अ ब्रिटल मटेरियल, बताइए जी, नो इलास्टिक जोन, नो प्लास्टिक जोन, लार्ज प्लास्टिक जोन या लार्ज इलास्टिक जोन। तो हमारे पास ए बी सी डी, क्या राइट आंसर होगा इसका, 14.A, 14.B, 14.C, 14.D। विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर, जी जल्दी। चिन्मय, थैंक यू चिन्मय, थैंक यू जी। तो इसमें क्या होगा हमारे पास जी, इसका राइट आंसर, यार इतने अलग अलग राइट सही नहीं आ रहे आंसर। तो हमारे पास देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि प्लास्टिक जोन नहीं होता, इसमें प्लास्टिक जोन नहीं होता। अगर आप कंपेयर करोगे किसी दो चीजों को, कि हमारे पास एक तो डक्टाइल मटेरियल है, एक ब्रिटल मटेरियल है, तो इसके डायग्राम जब आप देखोगे ना, तो हमारे पास इलास्टिक जोन, यहाँ पे जो पहले डक्टाइल मटेरियल की बात करूं, डक्टाइल मटेरियल जैसे कि हमारे पास जैसे स्टील है, तो स्टील के केस में क्या करेंगे, धीरे धीरे देखो बढ़ेगा और ये इसमें प्लास्टिक जोन भी आएगा, ये सारा प्लास्टिक जोन भी होता है इसमें, ये सारा प्लास्टिक जोन भी होता है। लेकिन हमारे पास जब बात आती है ब्रेटल की, तो वो खींचेगा थोड़ा सा और साथ ही साथ टूट जाएगा, और उसमें प्लास्टिक जोन नहीं होता, नो प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन उसमें नहीं होता बच्चे, प्लास्टिक जोन नहीं होता। तो हमारे पास इसमें बी इज द राइट आंसर, प्लास्टिक जोन नहीं होता ब्रेटल में। इस चीज को देखें, इस चीज को ध्यान करें। नेक्स्ट देखिए जी,
द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड टू डीफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चरिंग इज नॉन एज विदाउट। अब क्या है, कितनी वो एबिलिटी है उसकी एनर्जी ऑब्जॉर्व करने की एंड टू डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चरिंग, कि टूटेगा नहीं लेकिन वो सहन कर लेगा, ठीक है, वो सहन कर लेगा। तो 15 पॉइंट ए, 15 पॉइंट बी, 15 पॉइंट सी, 15 पॉइंट डी। तो आशीष सोनी लेट आए हो, मुझे लगता है आप लेट ज्वाइन किया आपने ना। तो इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, राइट आंसर क्या है जी? प्रबल जी गलत कर दिया। तो हमारे पास डी इज द राइट आंसर बच्चे। टफनेस, देखिए कौन कितना टफ है, देखना होता है ना, तो क्या कर देते हैं, कितना टफ है तो क्या कंपटीशन करा देते हैं कि कितना आपके ऊपर फोर्स डाला जा सकता है, कितनी देर तक आप सहन कर सकते हो उस फोर्स को। तो हम कहते हैं कितना टफ है ये बंदा, तो ये टफ है, तो हम देखना चाहते हैं किसके अंदर टफनेस है। तो टफनेस देखने के लिए टफ है या नहीं, तो उसके ऊपर लोड डालते हैं, कोई वो टूटेगा नहीं, चाहे वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता रहे लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, जैसे पुरानी मूवीज के ना जो इंस्पेक्टर होते थे या कोई हीरो होते थे, वो बड़े टफ होते थे, तो टफ होते थे तो वो टूटते नहीं थे, चाहे रिश्वत भी दे तो टूटते नहीं थे, तो ये इसलिए वो टफ होते थे। व्हाट टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स? तो इसका राइट आंसर बताएं जी। दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, एक इधर से शाफ्ट आ रही है, एक इधर से आ रही है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा गियर यूज करेंगे? बेवल गियर, हेलिकल गियर, स्पर गियर या वॉर्मेंट व्हील? बताइए ए बी सी डी, इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 पॉइंट ए, 16 पॉइंट बी, 16 पॉइंट सी, 16 पॉइंट डी, विच वन इज द राइट आंसर जी? जल्दी से। ओके, ग्रेट ग्रेट। और मुझे लगता है जिन जिन के गलत आंसर यहां भी गलत आ रहे हैं, गौरव दुबे जी गलत कर दिया, शाबाश। तो बेवल गियर हमारे पास इज द राइट आंसर। सबने सही आंसर दिया, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के सबने राइट आंसर सही दिया इसका। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील? फ्लाईव्हील का फंक्शन नहीं है इसमें से, ये बताइए। स्टोर एंड रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग द वर्क साइकिल, रिड्यूस पावर कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, रिड्यूस एम्पलीट्यूड ऑफ द स्पीड फ्लक्चुएशन, रिड्यूस इंजन स्पीड। तो हमारे पास ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्लाईव्हील का फंक्शन नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं। तो 17 पॉइंट ए, 17 पॉइंट बी, 17 पॉइंट सी, 17 पॉइंट डी, तो विच वन इज द राइट आंसर? 17 का आशीष सोनी बी कैसे? सोचो थोड़ा सा। तो इसमें बच्चे हमारे पास क्या होता है कि फ्लाईव्हील का काम क्या है, ये सोचो पहले, फ्लाईव्हील का काम क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली जवाब दो। ये बच्चे रिड्यूस इंजन स्पीड को रिड्यूस करने के लिए नहीं है, ये फ्लक्चुएशन को, हमारे पास एनर्जी अचानक से आ गई, ज्यादा आ गई या कम हो गई, उसको संभालने के लिए। फ्लाईव्हील को मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि फ्लाईव्हील एक तरह से बैंक की तरह है, हमारे पास ना, मान लो आपके जमीन बिक जाए ना, तो हमारे कहीं कोई जमीन थी हमारे पास, हमने बेच दी, हमारे पास पैसा आ गया, 1 करोड़ आ गया, पागल हो जाते हैं कई लोग। तो हमने क्या करना, नहीं, हमने बैंक में डाल देना है, जब हमें एक्स्ट्रा उस वहां डाल दिया, जब हमें चाहिए तो वहां से फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईव्हील है, तो वो पावर को भी रिड्यूस करेगा और हमारे पास एम्पलीट्यूड को भी ये रिड्यूस करेगा। तो हमारे पास इसलिए ये डी इज द राइट आंसर। डी। टाइप एरर कहां पे है बच्चे, कौन सा एरर है मुझे बता देना, मैं ठीक करवा दूंगा। टाइपो एरर देख लेता हूं जी, गौरव दुबे प्लीज बता देना कहां पे एरर है। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एन डैश ऑफ द सिस्टम एंड इट्स यूनिट इज डैश। तो हमारे पास ये बताइए जी, बी एंड डी में देख लेता हूं बच्चे, इसका राइट आंसर बताइए पहले। स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है? स्पेसिफिक एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और उसके यूनिट किलोजूल, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और उसके यूनिट किलोजूल पर किलोग्राम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और किलोजूल उसके, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी किलोजूल पर किलोग्राम। विच वन इज द राइट आंसर? और वो एक बार टाइपिंग एरर देख लूं मैं, कौन सा टाइपिंग एरर है बी और डी में, देख लेता हूं जी। रिड्यूस पावर देख लेता हूं बच्चे, इसमें कोई टाइपिंग एरर जो भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया जी? ओके, गुड, मजा आ गया इसका राइट आंसर देख के सबका।
डी इज द राइट आंसर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक वर्ड लग गया तो आपको सीधा ही देख लेना है कि वो इंटेंसिव ही है। जहां स्पेसिफिक वर्ड लग गया मतलब वो इंटेंसिव ही होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंथैल्पी हमारे पास किलो जूल है, लेकिन स्पेसिफिकली बोल रहे हैं तो 1 किलोग्राम के लिए बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, द बॉन्डिंग ऑफ अ रबर शीट विद अ मेटल इज डन बाय। तो हम इसके बताएंगे, द बॉन्डिंग ऑफ अ रबर शीट विद अ मेटल, हमारे पास कोई रबर है, रबर की शीट है और मेटल के साथ जोड़नी है, मेटल के साथ जोड़नी है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा? ग्रेट 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 ग्रेट, जल्दी से जल्दी से, डी इज द राइट आंसर, एडहेसिव बॉन्डिंग। सही आपका, सही आपका, सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, एन ऑप्टिकल गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है ऑप्टिकल गेज? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, पोलराइजेशन ऑफ लाइट रेज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज? जी, इसका राइट आंसर जल्दी से, क्विक, 20A, 20B, 20C, 20D। तो हमारे पास ऑप्टिकल गेज होते हैं ना, ऑप्टिकल गेज, तो मुझे लगता है इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है शायद, तो मैं बना दूंगा यार। और बच्चे मैं आपको पहले कहता हूं, मुझे डिमांड चाहिए कि कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए, मुझे ये वाली वीडियो या कहीं पे भी कमेंट में डाल दो कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन सी वीडियो बनाऊं, और मेरा एक वहम है कि टाइम लगा के वीडियो बनाता हूँ, ये नहीं कि एक पेज दिया और जल्दी जल्दी से बना दिया, तो मुझे टाइम लग जाता है बनाने में, काफी पीपीटी बनानी पड़ती है मुझे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज बच्चे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज इज द राइट आंसर। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज, ऑप्टिकल गेज जो काम करता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज पे काम करता है, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। ओके, तो ये देखो, अब फिर से मैं बताता हूं आपको कि मैंने जो काम किए हैं आज भी उस पर काम कर रहा था, तो ये मैं आपके लिए सब कुछ बना रहा हूं। आप प्लीज थोड़ा सा मेहनत कर लें कि मेरी वेबसाइट ओपन कर लें, और वेबसाइट ओपन करके यहां से देखो, मैंने इवन और ज्यादा डिटेल में बना दिया है कि हमारे पास देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी स्ट्रेस स्ट्रेन का अलग से, एसएफडी बीएमडी की वीडियोस है, ये लिंक है, वीडियोस के लिंक है। थ्योरी ऑफ मशीन के लिए देखो, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास, गवर्नर के लिए अलग, सब के लिए अलग अलग वीडियोस हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पूरा मैंने डिटेल में बनाया। देखो बर्नौलीज थ्योरम, आप बर्नौलीज पर क्लिक करोगे सीधा मेरी वीडियो लिंक ओपन हो जाएगा, और उसमें जितनी बर्नौलीज की वीडियोस चाहिए आपको पढ़ने के लिए वो सारी मिल जाएंगी, वो सारी मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो 5 वीडियो, तो 5 आपको चाहिए होंगी ये वाली वीडियोस, तो 5 वीडियो आपने देख लेनी है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे दोबारा इसी चैनल पे, और मेरा नाम है हनी सिंह ये घर का नाम है यार, ठीक है, ये कॉलेज का नाम है, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये नाम। और ये हरविंदर, वैसे मेरा नाम हरविंदर, लेकिन हनी ही चलता है, हनी सिंह नाम ही चलता है मेरा, तो आप भी इसी नाम से बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, कल फिर से मिलेंगे। और इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहें बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें वीडियोस को, और मेरी फेसबुक पे आप रिक्वेस्ट कर वहां पे सेंड करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।